हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 विज्ञान के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का सारा जो स्टडी मटेरियल है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs सारे सब्जेक्टों के आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। ओल्ड पेपर, मॉडल पेपर्स, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, सब कुछ मिलेगा इसी वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का। तो विजिट कर लेना, जो कि आपके ज़्यादा काम आएगा। अब देखते हैं चैप्टर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 100 डिग्री वो तापमान होता है जिस पर पानी उबलने लग जाता है। पानी उबला नहीं होता पूरा, लेकिन उबलना शुरू कर देता है, यानी कि वो द्रव्य और गैस दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बी और सी दोनों। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है? इनमें से पदार्थ क्या है? सारी चीजें ही पदार्थ हैं, उपरोक्त सभी। कुर्सी, बादाम, वायु। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो कितना होता है गलनांक? वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर उससे नीचे जाने पर बर्फ जम जाता है, उससे नीचे मतलब उससे बढ़ जाने पर 0 से 1 या 2, 1 पर भी आने पर इवन ये जो है यहाँ पर कंडीशन जो है बदल जाती है, वो लिक्विड में जो है तरल अवस्था में आ जाता है। तापमान का SI मात्रक क्या होता है? तापमान किस में मापते हैं? केल्विन में। 300 केल्विन तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 300 केल्विन पर क्या होगा? वो द्रव्य अवस्था में पाया जाएगा। अगला पाठ देखते हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो वो है दूध। ये ध्यान रखना, टिंडल प्रभाव आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने देखा एग्जाम में दूध का ऑप्शन जरूर आएगा, और दूध ही टिंडल प्रभाव को दिखाता है। मोस्ट ऑफ टाइम ऑप्शन भी यही आता है और क्वेश्चन भी यही आते हैं टिंडल प्रभाव के रिगार्डिंग। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? ऑप्शन बदल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल ही रहा होगा, तो वो है आपका दूध। निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक है? रसायन में बदलाव क्या है? मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबलकर वाष्प बनना आना था यहाँ पे, जल में साधारण नमक का घुलना, खाना पकाना। तो क्या है? खाना पकाना। तो ये क्योंकि खाना पकने के बाद तो उसके केमिकल वापस उसके अलग अलग नहीं हो सकते ना, तो वो जो है खाना पकाना एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इनमें से रासायनिक प्रक्रिया कौन सी है? पौधों की वृद्धि, खाना पकाना, भोजन का पाचन, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण है। इनमें से समांगी मिश्रण कौन सा है? उपरोक्त सभी, यानी बर्फ, सिरका, सोडा, जल, सारे। ऑप्शंस को बदला जा सकता है, आपको दिमाग लगा के अटेम्प्ट करने पड़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। दही से मक्खन अलग करने की विधि होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो ये जो है मतलब अलग करते हैं, जैसे हम लोकल में कहते हैं दूध बिलो दिया, तो वैसे जो है ये उस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? वो है 78%। अगला चैप्टर देखते हैं, परमाणु और अणु। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बेरियम का प्रतीक है? बेरियम को दिखाते हैं Ba से, ये एटम है मतलब अणु है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है? ऑक्सीजन का क्या होता है जो है वो होता है परमाणु द्रव्यमान 16। परमाणु संख्या अगर पूछे तो 8। ये आपको जो है ना परमाणु संख्या और ये चीजें, ये आपको जो है 1 से लेके 20 तक की करनी है। 20 तक में से आपका मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्प करेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इनके अंदर से आएंगे। इनकी परमाणु द्रव्यमान और जो है परमाणु संख्या आपको याद रहनी चाहिए। 20 तक तो करनी है। अगर ज़्यादा याद नहीं कर पा रहे हो, 20 तुमको ज़्यादा लग रही है, 15 तक कर लेना। इससे कम मैं नहीं बोलूँगा कि 15 से नीचे चले जाना, 15 तक तो करने ही करनी है, ठीक है। कभी कभी जो है 20 तक पूछ लेते हैं, इसलिए मैं 20 तक बोल रहा हूँ। धातु का उदाहरण है? इनमें से धातु कौन सी है? सबको पता है, सारी धातुएं हैं। परमाणु त्रिज्या को किस में मापते हैं हम? तो वो है नैनोमीटर में, क्योंकि हम देख तो सकते नहीं है, तो नैनोमीटर बहुत ही छोटी यूनिट होती है। H2S अणु में कितने परमाणु हैं? पता ही है, H के 2, हाइड्रोजन के 2 है, S सल्फर का 1 है, तो कितने हैं? 3 परमाणु हैं। अगला चैप्टर देखते हैं, परमाणुओं की संख्या। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वो करी थी जेम्स चैडविक ने, जे चैडविक लिखा हुआ यहाँ पे। रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकरण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करा था उससे पता लगा परमाणु केंद्रक के बारे में।
क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? उसके लिए आपको परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। परमाणु संख्या 17, नंबर लगेंगे वो 2, 8, 8, वो वाला जुगाड़ लगेगा इसमें। तो क्या होगा 17 के लिए? 2, 8, 10 और 7। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, 8 और 7। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सोडियम का नंबर क्या है? 11। तो 2, 8 और 1। इसके लिए आपको जो है दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन नहीं देखने, सीधे आंसर आपके निकलने चाहिए। यहाँ पे 2, 8, 1 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कह लो। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो किसका करते हैं? कोबाल्ट का। परमाणु के अवपरमाणु का कण है, अवपरमाणु यानी कि उससे छोटे, परमाणु वैसे ही छोटा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही चीजें जो है उसके अंदर पाई जाती हैं। क्लोरीन नेगेटिव आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो कितनी है वो है 8। यानी कि बाहर कितने हैं, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या था? क्लोरीन नेगेटिव का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से उधारा ले लिया है। अगर पॉजिटिव होता तो दान कर दिया है, ठीक है। अभी नेगेटिव है तो वैसे क्या नंबर होता है क्लोरीन का? 2, 8, 7। एक इलेक्ट्रॉन इसने मांग लिया है क्योंकि नेगेटिव है, तो यहाँ पे 7 का हो जाएगा 8। तो ये पूछ रहे हैं हमसे कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक संख्या, यानी बाहर वाला जो लेयर है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? वो है 8। ठीक है, समझ गए। वैसे भी ऑप्शन इन्होंने इतने अजीब से दे रखे थे आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे खालिस्तान कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम संयोजकता। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका झिल्ली है, इनमें से कैसी है कोशिका झिल्ली? वर्णनात्मक, पारगम्य। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? वो होता है राइबोसोम में, जिसको हम जो है आत्मघाती थैली भी कहते हैं। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं, तो क्या कौन सी है? कोशिका। कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 में। किसने करी थी? वो करी थी रॉबर्ट हुक ने। वो मधुमक्खी के छत्ते से कुछ देखे थे ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो वो होते हैं 1 गुणसूत्र। किस कोशिका अंगक को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो वो है लाइसोसोम को। खालिस्तान कोशिका का बिजली घर है, बिजली घर यानी ऊर्जा बना के देता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल इंग्लिश में कहते हैं, बिजली का घर। अगला चैप्टर देखते हैं। उत्तक। मस्तिष्क में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो वह है न्यूरॉन। नसें होती है, न्यूरॉन बेसिकली नस जो होती है ना उसको न्यूरॉन कहते हैं हम लोग। उस उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी हैं। तो वो है पेशीय उत्तक, मांसपेशियां ही तो होती है। अगला चैप्टर देखते हैं। गति। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना। वैसे तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो करा दी है और एमसीक्यू वाली ये वीडियो रही है आपके लिए। तो ये 2 वीडियो देख के अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे तो ज़्यादातर पेपर आपका ऐसा ही मिलेगा। जो नए कंसेप्ट के क्वेश्चंस है वो ईजी आएंगे, उनकी आपको ज़्यादा परवाह नहीं करनी है। अगर आप इनको पढ़ के जाओगे तो वो अपने आप जो है सोल्व कर पाओगे। एक गाड़ी का ओडोमीटर निम्न में से किसको मापता है? तो ओडोमीटर का काम क्या होता है? कितनी गाड़ी चल गई है, वो मीटर सा होता है ना, उसको ओडोमीटर बुलाते हैं हम लोग। तो वो नापता है चली गई दूरी को। गाड़ियों में किसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने वाला यंत्र है? तो कौन सा यंत्र नापता है? ओडोमीटर। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति कहलाती है, कैसी कहलाती है? वो वृत्त में चल रही है तो वृत्तीय, और एक समान है तो एक समान वृत्तीय गति। वेग, ये कहाँ भाग रहा है क्वेश्चन। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाल का मात्रक क्या है? चाल का मात्रक है मीटर पर सेकंड। अगला जो है पाठ देखते हैं। बल और गति के नियम। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v दे रखा है उसका संवेग होगा। संवेग का फॉर्मूला पूछ रहे हैं हमसे, वो होगा मास इंटू वेलोसिटी, v यानी वेग कह लो। तो द्रव्यमान की गुणा वेग से कर दो तो आपका जो है संवेग आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये फार्मूला काम का है आपके। वस्तु का खालिस्तान उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? वो संवेग होता है। क्वेश्चन को आंसर बना के पूछा गया हमसे। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग के लिए क्या चाहिए? देखो 2 चीजें पूछी है, एक है हमारा मास, एक है वेग। तो मास किस में नपता है? किलोग्राम में, ठीक है। अब वेग के लिए आपको पता होना चाहिए वेग क्या होता है। वेग होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड जो है इसकी यूनिट आ जाएगी। डिस्टेंस यानी कि कितनी जो है दूरी अपॉन में समय होता है ना वेग का, तो वो है ये। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल को मापते हैं न्यूटन में। वेग समय ग्राफ के नीचे में
अक्षेत्र में मापी गई राशि क्या होती है? मतलब किस में मापते? वेग समय जो चल रहा है उसमें हम किस चीज़ को माप रहे होते हैं? वो है विस्थापन को, यानी डिस्प्लेसमेंट। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग में पर्चा पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? देखो, ये न्यूटन का तीसरा नियम कहता है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना तुम बल लगाओगे वो वस्तु भी उतना ही बल ऑपोजिट में लगाएगी। तो वो होता है ये 200 न्यूटन का है, 200 न्यूटन जो आपका बल लग जाएगा। ये सिंपल लॉजिक से निकाल सकते हो। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? उसको कहते हैं जड़त्व। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। यह गति का कौन सा नियम है? गति का पहला नियम, यानी जड़त्व का नियम है ये। अगला चैप्टर देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का खालिस्तान होता है तो कितना होता है? 1/6 होता है, यानी कि 60 किलो का जो है 10 किलो यहाँ पे वजन रह जाएगा। तो इतना जो वजन है वो रहता है। मतलब अगर धरती पर है हम पृथ्वी पर, तो हमारा वजन अगर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर जाकर 10 किलोग्राम हो जाएगा, ऐसा कुछ रहता है। पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है तो क्या कहते हैं उसको? गुरुत्व बल, जिसको छोटे जी से डिनोट करते हैं। पृथ्वी के तल पर जी यानी कि गुरुत्व बल का मान कितना होता है? वो होता है 9.8, लेकिन यूनिट आपको साथ में ध्यान रखनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो वो खोजा था आइजैक न्यूटन ने। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? देखो 10 किलोग्राम है वस्तु का द्रव्यमान, लेकिन अगर पृथ्वी पर देखें तो वो कितना हो जाएगा? 9.8, जो कि जी है, छोटी जी गुरुत्व बल है, तो उससे गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा? 98। लेकिन इन्होंने दिमाग लगाया है, 98 किलो भी दिया है, न्यूटन भी दिया है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? तो अगर किलो सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो आप, 98 न्यूटन आंसर आएगा आपका, ठीक है। भार का एसआई मात्रक है तो वो है न्यूटन। घनत्व का, ये धनत्व क्यों लिखा हुआ? घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। इनमें से घनत्व सबसे अधिक है किसमें जो है सबसे अधिक होता है? तो वो है लोहे के अंदर। तभी तो लोग रेल की पटरी पर कान लगाकर सुनते देखे होंगे ना कभी कभी। आजकल नहीं देखते कान लगा के, क्योंकि भाई रेल इतनी तेज हो गई ना, पता लगे जब तक कान लगाए तब तक कान ही ना रहे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए नहीं लगाते। लेकिन फिर भी जहाँ पर रेल बहुत लेट लेट आती है तो नहीं दिख रही होती तो वो कान लगाकर ऐसे सुनते हैं कि रेल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पाठ देखते हैं, कार्य और ऊर्जा। निम्नलिखित में से बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो कैसी होती है? गतिज ऊर्जा। धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा तीर को खालिस्तान ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तीर गतिशील होकर दूर जा गिरता है। तो गतिशील होना मतलब गतिज ऊर्जा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। किया गया कार्य, यानी कार्य का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, बल गुणा में क्या होगा? बल गुणा विस्थापन होगा आपका। ये फॉर्मूला है, याद भी रखना है, एग्जाम में काम भी आएगा ये। किसी पिंड का विस्थापन 0 है और तो बल उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। अगर विस्थापन 0 है, हमने पढ़ा बल गुणा में विस्थापन, वही तो कार्य होता है। अब जो है विस्थापन तो 0 है तो बल भी क्या हो जाएगा, सॉरी कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ध्वनि, अगला चैप्टर है हमारा, आवृत्ति का एसआई मात्रक है। तो आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता परिसर लगभग होती है, कितने से कितनी सुन सकते हैं मनुष्य? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक में। एच से नोट करते हैं हर्ट्ज को, ये वाला हर्ट्ज ऊपर वाला। खालिस्तान से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, यानी जिन ध्वनियों को इंसान नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? वो कहते हैं आवृत्ति। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? लोहा, वायु, जल, उपरोक्त सभी तो लोहे में। किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? आवृत्ति। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को खालिस्तान कहते हैं। वैसे तो अगर यहीं तक पूछ लेते तो हम उसको शोर बता देते, लेकिन इन्होंने कहा और यह सुनने में सुखद होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे फिर? स्वर कहेंगे, यानी सुरताल जो होते हैं म्यूजिक में, फिर वो हो जाते हैं वो। 2 क्रमागत संपीड़नों तथा अथवा 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी क्या होती है? उसको कहते हैं तरंगदैर्ध्य। अगला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर हमारा, खाद्य संसाधनों में सुधार। निम्नलिखित में से खरपतवार कौन सी है? गोखरू, गाजर घास, मोथा, उपरोक्त सभी तो क्या है? सारे के सारे
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नस्ल की गाय है? साहिवाल, जर्सी, ब्राउन स्विस। ये जो नाम है, नस्ल है, ये बदली जा सकती है, लेकिन मैंने पॉपुलर जो चांसेस थे पूछे जाने के वो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो यहाँ पर है साहिवाल। ये जो है आपको लोकली सुनने को भी मिलती होंगी ऐसी नस्लें जो भारत की हैं, पॉपुलर भी हैं। वृहद पोषक तत्व है, या फिर देखो भारत की जो भी गाय होती है, भारत की जो भी चीज़ें होती है, ज़्यादातर में आपको देसी सा नाम देखने को मिलेगा। जैसे देखो जर्सी, ब्राउन स्विस, लैगरोन, ये अजीब से नाम देखने को मिल रहे हैं। अपने देश, अपनी साइड इधर ऐसे नाम नहीं रखे जाते, अपनी साइड प्यारे से और देसी से नाम रखे मिलेंगे, समझ में आ जाएंगे आराम से वो। वृहद पोषक तत्व कौन से हैं इनमें से? वो है सारे के सारे, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। निम्नलिखित में से कौन सी पंख युक्त मछली होती है जिसके पंख होते हैं? तो वो है झींगा। सूक्ष्म पोषक तत्व है इनमें से सूक्ष्म वाला कौन सा है? जिंक। किस स्रोत से मछलियां प्राप्त होती है? समुद्र से, अंतस्थलीय स्रोत, अंतस्थलीय होता है जमीन के अंदर कहीं तालाब, कुआं वगैरह हो उसमें से, तो दोनों से ही होती है। दो या दो से अधिक फसलों को निरंतर निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंतरा फसलीकरण। निम्न में से कौन सी भारतीय नस्ल की गाय है? तो वो है सिंधी। नाम से ही पता लग रहा है ना, सिंध भारत में था। कौन सी मधुमक्खी से मधु यानी शहद इकट्ठा करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो वह है एपिस मेलिफेरा। जो मधुमक्खी पालन करते हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा, या आसपास कोई करता होगा तो एपिस मेलिफेरा सबसे ज़्यादा जो शहद है वो बना के देती है। और डिब्बों में जो मक्खियाँ देखी होंगी ना, वो एपिस मेलिफेरा की ही मक्खियाँ पाली जाती हैं ताकि ज़्यादा शहद बन सके, ज़्यादा कमाई हो सके। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन पाया जाता है? तो किसमें? सारों में, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। संक्रामक रोग फैलता है, कैसे फैलता है? तो सारे तरीकों के द्वारा, जल के द्वारा भी, वायु के द्वारा भी, रोगवाहक कीटों के द्वारा भी। निम्नलिखित में से प्रोटीन किससे मिलेगा हमको? उड़द की दाल से, चने की दाल, मटर से, उपरोक्त सभी। तो किससे? सारी चीज़ों से ही हमको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है ये मैंने आपको करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट है, इनमें से रिपीटेड एग्जाम में भी देखने को आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस है उनकी वीडियोज भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट से देख लेना, या फिर जो आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वैसे भी पता लग जाता है। तो सारी वीडियोस आपकी बना दी हैं, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी। और जो नए कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं उनसे आपको नहीं डरना है, वो क्वेश्चन इजी आएंगे। पहरा दिया होगा, उनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इजीली आप उनको सोल्व कर सकते हो। कोई हार्ड क्वेश्चन वो देखने को नहीं मिलने वाले, तो उनसे डरना नहीं है। वो कुछ अजीब से क्वेश्चन नहीं आ रहे, इनसे तो आसान ही आएंगे क्योंकि आंसर खुद ही दे रहे हैं वो हमको पैरा बना के। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी तैयारी इसी चैनल से अच्छी हो सके। नेक्स्ट क्लास में भी आपको जो है इसी चैनल पर एजुकेशन का जो है, हरियाणा एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, किताबें पढ़ाई जाएंगी और बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारी तैयारी आपकी इसी चैनल पर कराई जाएगी। जो भी अपडेट रहेंगे वो भी आपको टाइम से पता लगते रहेंगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।